नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं योगेश कुमार। कहानियों का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो चुका है। एक लड़की जिसका ख्वाब होता है कि वो आईएएस बनकर देश की सेवा करेगी, अपना नाम रोशन करेगी, अपने माता पिता की दुखों को दूर करेगी। यही ख्वाब लिए वो दिल्ली की मुखर्जी नगर पहुंचती है। मुखर्जी नगर में वो कोचिंग ज्वाइन करती है। कोचिंग करती रहती है कि एक दिन उसको नोटिफिकेशन मिलता है कि दिल्ली पुलिस में वैकेंसी है। वो लड़की दिल्ली पुलिस की वैकेंसी को फिल करती है, फॉर्म, उसका रिटन टेस्ट पास करती है, उसकी फिजिकल पास करती है और वो दिल्ली पुलिस में भर्ती हो जाती है। दिल्ली पुलिस में भर्ती होने के बाद कुछ ही दिनों के बाद उसकी एक लड़के से मित्रता होती है। वो हेड कांस्टेबल में वो लड़का रहता है। धीरे धीरे उसकी नज़दीकियाँ प्यार में बदलता है। प्यार इतना कि शादी तक की बात पहुंच जाती है। एक रोज़ अचानक उस लड़की की हत्या हो जाती है और उस लड़की के हत्या का रहस्य 2 सालों तक छुपाया जाता है। उस लड़की को 2 सालों तक जिंदा दिखाया जाता है और जब पुलिस उस रहस्य को खुलासा करती है तो पुलिस भी दंग रह जाती है। आज की कहानी की शुरुआत होती है 2019 से। एक लड़की जो बुलंदशहर की रहने वाली है, वो दिल्ली में आईएएस की तैयारी करने के लिए मुखर्जी नगर आती है। मुखर्जी नगर में कोचिंग ज्वाइन करती है और अपने आईएएस की तैयारी करने लगती है। एक दिन दिल्ली पुलिस की नोटिफिकेशन आता है। वो नोटिफिकेशन देखती है और दिल्ली पुलिस की वांट को फिल कर लेती है। फॉर्म भरने के बाद वो दिल्ली पुलिस की तैयारी करती है, साथ साथ आईएएस की भी तैयारी करने लगती है। दिल्ली पुलिस की रिटन टेस्ट पास करती है, उसकी फिजिकल पास करती है और दिल्ली पुलिस में भर्ती हो जाती है। सोचती है कि चलो एक नौकरी रहेगा तो बैकअप के प्लान अपना बना रहेगा। अगर आईएएस की नौकरी भी नहीं मिलेगी तो कम से कम एक पुलिस की नौकरी रहेगी। परिवार वालों पर खर्चे उठाने का कोई जिम्मेदारी नहीं होगा, इसलिए वो जब तक चाहेंगी आराम से सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकती है। इसी मंशा से वो लड़की दिल्ली पुलिस में भर्ती हो जाती है। ड्यूटी के दौरान उसकी मुलाकात एक सुरेंद्र नाम के लड़के से होता है, जो उसी पुलिस चौकी में हेड कांस्टेबल के तौर पर रहता है। देखने में खूबसूरत रहता है, अच्छा बदन, नया लड़का वो भी। धीरे धीरे दोनों की ड्यूटी एक साथ लगने लगती है, नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है। एक दिन ये नज़दीकियाँ धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। एक दिन मुखर्जी नगर से महिला पुलिस जो कांस्टेबल में रहती है वो अपने घर वालों को फ़ोन करती है। सुरेंद्र के बारे में सब कुछ बताती है कि एक लड़का है जिसका नाम सुरेंद्र है, वो उससे बेहद प्यार करती है। वो दोनों शादी करना चाहते हैं। परिवार वालों को ऐतराज़ नहीं होता है, कहते हैं चलो अच्छी बात है। दोनों एक ही डिपार्टमेंट्स में हैं, दोनों सेटल हैं, एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, तो परिवार वालों को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कतें नहीं होती। वो शादी के लिए हाँ कर देते हैं खुशी खुशी। उधर सुरेंद्र और वो महिला कांस्टेबल जो रहती है उसके बीच के रिश्ते धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। 2 सालों तक का प्यार आगे बढ़ जाता है। सुरेंद्र 2012 में दिल्ली के हेड कांस्टेबल के तौर पर भर्ती हुआ था। सुरेंद्र एक शादीशुदा लड़का था, लेकिन उसने कभी भी अपने प्रेमिका को ये बात नहीं बताया था कि उसने शादी किया है। वो दिल्ली के ही अलीपुर में एक जगह है, वहाँ पे अपार्टमेंट्स में रहता था, लेकिन कभी भी वो अपनी प्रेमिका जो महिला कांस्टेबल पुलिस है उसको कभी भी अपने घर लेकर नहीं गया था। हाँ, बताता था कि एड्रेस मेरा यहाँ है, मैं यहाँ रहता हूँ। एक दिन वो महिला पुलिस अचानक उसके अपार्टमेंट्स के पास पहुँच जाती है। उसके अपार्टमेंट्स के नीचे पहुंच के उसके पास फ़ोन करती है, सुरेंद्र के पास। सुरेंद्र से कहती है कि मैं तुम्हारे अपार्टमेंट्स के नीचे हूं, तुम कौन से घर में रहते हो, आओ मुझे तुम्हारे घर चलना है। सुरेंद्र जब ये फ़ोन पे बात सुनता है तो वो दंग रह जाता है, परेशान हो जाता है। भागे भागे वो नीचे आता है, अपनी गाड़ी पार्किंग से निकालता है और उस लड़की के पास पहुँचता है। लड़की कहती है कि आज मैं तुम्हारे घर चलूँगी, तुम्हारे घर देखूँगी, तुम्हारे परिवार वालों से मिलूँगी। लेकिन सुरेंद्र इस बात को जानता है कि वो जैसे घर जाएगी उसकी सारी जो बनी बनानी रहस्य है वो खुल जाएगा। इसलिए सुरेंद्र उसको भरमाता है, फुसलाता है और कहता है कि चलो चलते हैं, पहले आज घूमेंगे।
घूमने के बाद शाम जब होगा तो रात में हम लोग घर आएंगे। लड़की कहती है नहीं, इस बार तो तुम्हारे घर ही चलेंगे, पहले घर से परिवार वालों से मिलेंगे, उसके बाद हम कहीं बाहर चलेंगे। लेकिन सुरेंद्र इस बात को परेशान रहता है, उसको समझाता है कि नहीं चलो पहले घूम के आते हैं, घर वाले अभी बाहर गए हैं, आएंगे तो मुलाकात कराएंगे। महिला पुलिस इस बात को मान जाती है। वो दोनों घूमने के लिए दिल्ली निकलते हैं। घूमते घूमते वो यमुना नदी के किनारे पहुंचते हैं। काफ़ी देरों तक दोनों बैठकर बातें करते हैं। जब शाम हो जाती है, रात होने को होती है, तो लड़की कहती है कि सुरेंद्र चलो अब चलते हैं घर। लड़का समझाता है कि चलो घर चल के क्या करोगे, घर वाले हैं नहीं, परेशान करने का कोई मतलब नहीं बनता है, बाद में कभी आना, मुलाकात करा देंगे। लेकिन लड़की आज जिद पे उतर जाती है, कहती है नहीं, आज मुझे तुम्हारे परिवार वालों से मिलना है, तुम्हारे घर जाना है, मुझे घर देखना है। जब सुरेंद्र को लगता है कि अब ये बात ये लड़की नहीं मानने वाली है, घर जाएगी तो उसकी पोल खुलेगा और 2 सालों के बीच में जितने भी रिश्ते हैं, उस रिश्तों के बारे में जैसे ही उसको पता चलेगा, उसकी पत्नी भी, सुरेंद्र की पत्नी भी उसको शायद छोड़ दे। और ये हालांकि ये लड़की भी पुलिस में है, तो धोखाधड़ी का केस लगा के उसकी नौकरी भी जाए। और इस बीच में 2 सालों के बीच में इन दोनों के बीच में कई बार जिस्मानी संबंध भी बना था, तो इसके तहत वो जेल में भी जाए। अब सुरेंद्र को जेल जाने का डर सताने लगा था। उसे लगा कि जैसे ही ये बात का खुलासा होगा, वो जेल जाएगा, उसकी नौकरी जाएगी। अब उसने उस महिला कांस्टेबल अपनी प्रेमिका को मारने का एक प्लान बनाता है। यमुना नदी के किनारे जब शाम हो जाता है तो अपने गाड़ी में उसको बैठा कर बातें करता है। बातें करते करते उसका गला दबा देता है। गाड़ी का पूरा शीशा पहले चढ़ाता है और उसका गला दबाता है। वो लड़की तड़पने लगती है, छटपटाती है, लेकिन उसका गला दबाए रखता है। वो लड़की उसी गाड़ी में तड़प तड़प के अपनी जान दे देती है। जब लड़की मर जाती है तो सुरेंद्र गाड़ी को लेकर एक सुनसान जगह पहुंचता है। नदी के किनारे एक नाला बहता है। उस नाले में ही उस लड़की को उठाकर उसकी लाश को दफना देता है। दफनाकर सीधे वो अपने घर आता है। घर आकर शांति से सोता है और अगले दिन रेगुलर अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है। इस बीच हेड कांस्टेबल सुरेंद्र एक दिमाग लगाता है। उस लड़की को दफनाने के बाद उसका टेलीफोन और उसका पर्स लेकर साथ में चला आता है। कई दिन बीत जाते हैं। लड़की के घर वालों से लड़की का कोई संपर्क नहीं हो पाता है। उसका फ़ोन लगातार स्विच ऑफ बताता है। लड़की के घर वाले परेशान होते हैं। महीनों दिन तक इंतज़ार करते हैं। जब लड़की का कोई अता पता नहीं चलता है तो वो मुखर्जी नगर दिल्ली में आते हैं। वहीं जहाँ वो लड़की रहती है, वहाँ के नज़दीकी पुलिस स्टेशन से मिलती है। उसका परिवार और उस लड़की की गुमशुदा के बारे में बताता है। इस बीच उनके परिवार वालों को पता रहता है कि वो लड़की सुरेंद्र के बारे में सब कुछ बताई रखती है। सुरेंद्र से भी कांटेक्ट करते हैं। सुरेंद्र उन लोगों के परिवार वालों के पास आता है, मिलता है। उससे भी पूछते हैं परिवार वालों की उनकी लड़की का कुछ पता नहीं चल रहा है। वो भी कहता है कि मैं काफ़ी दिनों से मैं खुद ही परेशान हूँ कि बिना बताए वो कहाँ चली गई। मुझे लगा कि वो घर चली गई होगी, सुरेंद्र ये कहता है। इसलिए वो उसको डिस्टर्ब नहीं करता है। लगातार फ़ोन करता है लेकिन उसकी फ़ोन भी स्विच ऑफ जाता है। सुरेंद्र कहता है कि मैं काफ़ी दिनों से खुद ही परेशान हूँ उसको लेके कि बिना बताए कहाँ वो चली गई। फिर सुरेंद्र अपनी मदद से पुलिस स्टेशन मुखर्जी नगर जाते हैं। परिवार की मदद करके उस लड़की के गुमशुदा की एक रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। इस बीच परिवार वालों को लेकर एक अपने सीनियर ऑफिसर के पास भी जाता है सुरेंद्र और अपील करता है कि उस लेडीज़ कांस्टेबल के बारे में, उसकी गुमशुदा की अच्छी से तलाश किया जाए और जल्द से जल्द उसको बरामद किया जाए। परिवार वालों को लगता है कि सुरेंद्र उसकी मदद कर रहा है। अब धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है। सुरेंद्र अपनी दिनचर्या से अपनी ड्यूटी करता रहता है। इस बीच लड़की की जो एक छोटी बहन होती है, उसको अंदेशा होता है कि कोई ना कोई इस खेल के पीछे एक साजिश चल रहा है। वो दोबारा मुखर्जी नगर दिल्ली पहुंचती है, पुलिस स्टेशन में जाती है, आला कमान अधिकारियों से बात करती है और कहती है कि सर, लगभग 6 महीने के आसपास गुजर गया, उसकी बहन का कुछ पता नहीं चल रहा है। आखिर में एक कोई अच्छी जांच कमेटी की टीम बैठाया जाए या सीबीआई को ये मामला दिया जाए।
पुलिस आश्वासन देती है। इस बीच सुरेंद्र भी लगातार उस परिवार के कांटेक्ट में रहता है कि उसे उसके परिवार वालों को शक ना हो किसी भी प्रकार का। वो भी इस बात को सुनता है जब उसकी बहन शक जाहिर करती है कि उसकी बहन को कोई ना कोई घटना का अंजाम दिया गया है, तो उसे लगता है कि अब उसकी बहन उस जड़ तक पहुंचना चाहती है। इसी बीच सुरेंद्र एक प्लान करता है। जो उसकी प्रेमिका रहती है, जो प्रेमिका को मारकर उसका पर्स लेके आया होता है, उसका मोबाइल फ़ोन लेके आया होता है, उसके पर्स से उसकी आईडी निकालता है, आधार कार्ड निकालता है और उसको फ़ोटो कॉपी कराता है। फ़ोटो कॉपी कराने के बाद वो रात में एक कॉल गर्ल्स की ढूंढना चालू करता है। दिल्ली में कॉल गर्ल्स को ढूंढता है जो सेम हूबहू उसी लेडीज़ कांस्टेबल की शक्ल की हो। कई दिनों के तलाश के बाद उसके शक्ल से जुड़ी हुई एक लड़की जो कॉल गर्ल रहती है वो उसको मिल जाती है सुरेंद्र को। उस कॉल गर्ल को लेकर वो कभी मसूरी जाता है, कभी देहरादून जाता है, तो कभी उत्तराखंड के अलग अलग होटलों में जाकर उसके साथ रात गुजारता है। रात गुजारता है तो किसी भी होटल के रिसेप्शन पर आईडी के तौर पर जब आईडी मांगा जाता है तो सुरेंद्र जो उसकी मरी हुई प्रेमिका रहती है उसको आईडी दे देता है, उसका आईडी देता है। हालांकि आधार कार्ड पे फ़ोटो सही से नहीं रहते हैं, इसलिए उस फोटो कॉपी से उस लड़की का शक्ल मैच करता है तो सभी को यही लगता है कि वही लड़की है। सुरेंद्र इस बीच एक और गेम खेलता है। वो क्या करता है कि कभी कभी होटल में ही उसके फ़ोन को ऑन कर देता है और छोड़ देता है। कभी कभी उसकी किसी होटल में जो फ़ोटोज़ कॉपी रहता है उसके आधार कार्ड का, उसके आईडी का, उस फोटो कॉपी को भी उस होटल में छोड़कर फेंक के चला आता है। पुलिस लगातार उस लड़की की खोजबीन करती रहती है। जैसे ही उस लड़की का फ़ोन ऑन पाते हैं पुलिस लोकेशन ट्रेस करता है, लोकेशन मसूरी बताता है, कभी देहरादून के होटल में बताता है। फिर पुलिस अगले दिन देहरादून के एक होटल में पहुंचता है। वहाँ रिसेप्शन पर ड्यूटी जो स्टाफ के लोग करते हैं उन लोगों से पूछताछ पूछता है कि इस नाम की जो लड़की है, फ़ोटो दिखाता है, बोलता है ये लड़की हालिया 1-2 दिनों के बीच में क्या इस होटल में आई थी। होटल स्टाफ वाले उस फोटो को देखते हैं, वो लोग कहते हैं हाँ सर, ये एक दिन पहले रात में ही यहाँ ये लड़की एक लड़के के साथ आई थी। फिर होटल के रूम को सर्च करते हैं, खोजबीन में वो उस लेडीज़ कांस्टेबल की आईडी पाते हैं। पुलिस को भी लगता है कि हो ना हो वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में ही किसी लड़की के साथ है। ये खबर वो उस लेडीज़ कांस्टेबल के परिवार वालों को देते हैं, लेकिन परिवार वालों को ये बात समझ में नहीं आती है कि आखिर में वो प्यार जब सुरेंद्र से करती है तो फिर किसी और गैर लड़के के साथ वो देहरादून में क्या कर रही है। और लगभग 6 महीने से 8 महीने हो गए, कभी उसने अपने परिवार वालों से कांटेक्ट क्यों नहीं किया। फिर धीरे धीरे सुरेंद्र के ऊपर उन लोगों को शक होता है। अभी इस मामले से उसने सुरेंद्र को साइड कर देते हैं उसके परिवार वाले, और एक बार फिर उसकी जो बहन रहती है और उसके परिवार वाले लोग आला कमान अधिकारियों से मिलते हैं और अच्छी से जांच करने की बात करते हैं। ये खबर जब सुरेंद्र को पता चलता है तो सुरेंद्र के कान खड़े हो जाते हैं। वो एक बार फिर एक और प्लान बनाता है। वो सोचता है कि हो ना हो कहीं ना कहीं मैं इस खेल में फंस जाऊंगा। इस बार वो प्लान बनाता है। इस बार वो अपने साले का यूज करता है जिसका नाम रॉबिन होता है। वो रॉबिन को एक फर्जी सिम कार्ड निकाल के देता है। सिम कार्ड लेकर बोलता है कि तुम जाओ अलग अलग शहर में जाओ, देश के अलग अलग शहर में जाकर उसके पिता के नंबर देता है। उसके पिता के पास फ़ोन करो और बोलो कि जो लेडीज़ कांस्टेबल की जो तलाश कर रहे हो वो तुम्हारे साथ है और तुम दोनों खुश हो। उसका साला रॉबिन कभी राजस्थान तो कभी हरियाणा तो कभी गुजरात जाता है। उसके घर वालों के उसके पिता के पास फ़ोन करता है और कहता है कि जिस लड़की की तलाश कर रहे हैं वो लड़की मेरे पास में है, हम दोनों खुश हैं, हम दोनों शादी कर चुके हैं और वो लड़की अब आपसे बात नहीं करना चाहती है। वो अपने परिवार वालों से कांटेक्ट ही नहीं रखना चाहती है। उसके परिवार वाले दंग रह जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों। वो तो सुरेंद्र से प्यार करती थी और हम लोगों को उसके प्यार से कोई ऐतराज़ नहीं था। कभी दूसरे गैर लड़के के बारे में उसने जिक्र भी नहीं किया।
अब परिवार वालों को लगता है कि हो ना हो कोई ना कोई बड़ा साजिश है। आखिर में बार बार एक लड़का ही फ़ोन क्यों करता है? कभी तो उसकी लड़की कांटेक्ट करके एक बार अपनी आवाज़ सुना देती, बोलती कि हाँ मैं खुश हूँ इस लड़के के साथ। फिर किसी घटना का उन लोगों को साजिश होने का अंदाज़ा लगता है। इस बार भी फिर से उसके परिवार सुरेंद्र को साइड करके दिल्ली पुलिस के पास पहुंचती है। दिल्ली पुलिस के आला कमान अधिकारियों से दबाव बनाता है, अपील करता है कि इसको अच्छे से तलाश किया जाए, कोई ना कोई इसमें खेल चल रहा है। दिल्ली पुलिस इस खेल को बड़े संदिग्धता से लेती है, सीरियस लेता है और एक टीम के गठन करता है और जांच शुरू कर देता है। इस बीच जांच में उसके पिता से जो लड़का फ़ोन करता रहता है उसका कॉन्टैक्ट नंबर ले लेते हैं। उस कॉन्टैक्ट नंबर को लगातार ट्रेस करते रहते हैं और उसके पिता को कहते हैं कि इस बार अगर फ़ोन आए तो आप लंबा बात करना। और जैसे ही रॉबिन का फ़ोन आता है, रॉबिन से उसके पिता काफ़ी लंबा बात करते हैं। दिल्ली पुलिस उसकी लोकेशन को ट्रेस करते हैं और धीरे धीरे रॉबिन को जाकर धर दबोच लेते हैं। जब रॉबिन पुलिस के हत्थे आ जाता है तो रॉबिन की पिटाई होती है। जब दबाव बनाया जाता है तो रॉबिन सारी सच को उगल देता है। वो कहता है कि इस खेल में मैं मात्र एक मोहरा हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। सारा खेल मेरे जीजा जी का है जो हेड कांस्टेबल सुरेंद्र हैं। अब पुलिस सुरेंद्र को पकड़ती है। जब सुरेंद्र से पूछताछ करती है तो सुरेंद्र सारी बातों को उगल देता है। कहता है कि हम दोनों का नज़दीकियाँ धीरे धीरे प्यार में बदल गया था और वो प्यार अब शादी तक पहुंच गई थी। इस बीच में 2 सालों के प्यार में हम लोग काफ़ी बार एक दूसरे के जिस्मानी संबंध भी बनाए थे और अब उसे डर था कि इस बारे में अगर उसकी परिवार या उसकी पत्नी जान जाएगी तो वो शादी भी तोड़ देगी। और दूसरा डर ये था कि शायद वो लड़की जो हेड कांस्टेबल है, जो कांस्टेबल के तौर पर है, अगर इस खबर के बारे में वो जानेगी तो वो भी धोखाधड़ी की केस लगा के उसकी नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा और शायद उसको इस मामले में जेल जाना पड़े। तो इसलिए उस सारी घटना को अंजाम दिया। 2 सालों तक छानबीन के बाद उस लड़की के रहस्यमयी मौत का खुलासा होता है। पुलिस जाती है उस नाले के पास से, उस लड़की की लाश को बरामद करती है। लाश में तो कुछ रहता नहीं है, हालांकि सिर्फ और सिर्फ हड्डियाँ ही रहती हैं। उस हड्डियों को उसके परिवार वालों को दिया जाता है। दाह संस्कार और अंतिम संस्कार क्रियाक्रम होता है और रॉबिन और उसके जीजा जो हेड कांस्टेबल सुरेंद्र रहता है, दोनों जेल में जाते हैं। तो पुलिस इस तरह से 2 सालों की मेहनत के बाद से इस केस का खुलासा करता है। इस कहानी को सुनाने का मेरा बिल्कुल भी मकसद ये नहीं है कि मैं किसी भी प्रकार के क्राइम को बढ़ावा दे रहा हूँ, बल्कि ये है कि हर घटना के पीछे कोई ना कोई अपना ही होता है। तो इसलिए आप सचेत रहें, सावधान रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। हमें आज्ञा दीजिए, फिर हम किसी और कहानी में आपके साथ ऐसे ही जुड़ते रहेंगे। नमस्कार।